हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज हम अपना रे ऑप्टिक्स पार्ट 2। लास्ट पार्ट में हम लोगों ने बात की थी प्लेन सरफेसेस से रिफ्लेक्शन एंड स्फेरिकल सरफेस से रिफ्लेक्शन। इसके बाद हम लोगों ने रिफ्रैक्शन का आइडिया लिया था एंड देन हमने रिफ्रैक्शन प्लेन सरफेसेस पर देखा और फिर हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखा। और आज के हम पार्ट में बात करने जा रहे हैं प्रिज्म की, फिर हम बात करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस एंड देन थिन लेंसेज। उसके बाद हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड कुछ नेचुरल फिनोमेना डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट। और हम सबसे पहला टॉपिक लेने जा रहे हैं प्रिज्म। तो आप प्रिज्म के बारे में जैसे ही आप कुछ सुनते हैं तो आपके माइंड में कौन सा शेप आता है? आई थिंक वो यही शेप होता होगा जो सबसे पहले आपको प्रिज्म की थॉट देता होगा। और ये जो शेप आप इसे ध्यान से देखें तो इसमें 3 साइड्स पे रेक्टेंगुलर सर्फेसेस हैं और ये ट्राइंगुलर बेस होता है। तो इस तरह का प्रिज्म हमारे माइंड में आता है। बस बेसिकली ऐसा जरूरी नहीं होता कि प्रिज्म सिर्फ इसी शेप को बोलेंगे, हम प्रिज्म हर उस शेप को बोल सकते हैं जिसमें कोई भी दो सरफेसेस जो इंक्लाइंड होते हैं उसको हम प्रिज्म की कैटेगरी में रख सकते हैं। अब ये प्रिज्म वर्क कैसे करता है ये देखा करते हैं। तो ये जो प्रिज्म होता है इसके दो सरफेसेस जिसकी मैंने बात की, देखिए दो सरफेसेस पर रिफ्रैक्शन करवाया गया, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये दोनों एक दूसरे के साथ इंक्लाइंड है। तो ये प्रिज्म की कैटेगरी में काउंट हो जाता है। यहाँ पर 2 बार रिफ्रैक्शन होता है, 2 सरफेसेस काउंट किए जाते हैं। चलिए अब ये देखते हैं कि यहाँ पर हमें एंगल्स को किस तरह से डील करना होता है। तो ये हमने एक रे को भेजा है, ये रिफ्रैक्शन करके सेकंड सरफेस से बाहर चली गई है। अब यहाँ पर हमने नॉर्मल्स को ड्रॉ कर दिया। जैसा कि आपको मालूम होगा कि यहाँ पे जब आप एंगल इंसिडेंस की बात करें तो वो ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस आप कंसिडर करेंगे। जब आप फर्स्ट सरफेस पर रिफ्रैक्शन करेंगे तो आपके पास में यहाँ पर एंगल R1, हम उसे R1 नाम देते हैं। देन ये यहाँ पर सेकंड देते हैं। फाइनली जिस एंगल पर आपकी रे इमर्ज आउट करती है उसे हम एंगल E नाम दे देते हैं। नाउ मेरे पास में जो दो सरफेसेस इंक्लाइंड है उनके बीच का जो एंगल होता है उसे वर्टेक्स एंगल के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये एक प्रिज्म के बारे में हुआ। अब हमें यहाँ पर फाइंड क्या करना होता है? बेसिकली हमें सबसे ज्यादा यहाँ पर डेविएशन पूछा जाता है। तो हम डेविएशन की जब बात करते हैं तो ओरिजिनल रे को अगर आप एक्सटेंड करें और फिर उसका एंगल चेक करें फाइनल रे के साथ, तो दिस इज व्हाट वी कॉल डेविएशन। और उस डेविएशन को हम इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर ए का मतलब प्रिज्म एंगल होता है जिसे रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म के नाम से भी जाना जाता है। साथ में एक और रिलेशनशिप होता है जो एंगल ए R1 और R2 के बीच में होता है और वो ये होता है कि हमेशा R1 प्लस R2 का सम एंगल ए के बराबर होगा। ये सभी प्रिज्म पर वैलिड होते हैं। ये दोनों फॉर्मूलेज हम हर जगह यूज कर सकते हैं। तो चलिए फिर हमारे पास एक क्वेश्चन भी है जिससे हम इसका एप्लीकेशन भी सीख लेते हैं। हमें डेविएशन फाइंड करना है। डेविएशन का जो फॉर्मूला हमारे पास में होता है हम सभी जानते हैं, अभी हमने देखा I प्लस E माइनस ए। अब मुझे यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस पता है, मुझे एंगल ऑफ प्रिज्म भी पता है, लेकिन एंगल ऑफ इमर्जेंस नहीं पता, तो वो मुझे फाइंड करना होगा। तो हम एक काम करते हैं, पहले इस रे का रिफ्रैक्शन करवाते हैं और एंगल ऑफ इमर्जेंस को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको ये वाला एंगल R1 फाइंड करना होगा और इसमें आपकी हेल्प कौन करेगा? इसमें आपकी हेल्प करेगा सिर्फ और सिर्फ स्नेल्स लॉ, जो हमने लास्ट पार्ट में देखा था। तो चलिए बात करते हैं स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग। अगर मैं इक्वेशन लिखता हूं तो ये मीडियम 1 है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो 1 इंटू साइन ऑफ 60 डिग्री, यहां से मीडियम √3 है, एंड देन साइन ऑफ R1। जब हम यहां पर वैल्यूज रखेंगे, सॉल्व करेंगे, तो फाइनली मुझे R1 की जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है 30 डिग्री। तो ये वैल्यू आ चुकी है मेरे पास। एज वी नो हमारे पास में एंगल ऑफ प्रिज्म जो कि यहां पर 60 डिग्री है वो हमेशा R1 प्लस R2 के बराबर होता है, और ये 60 डिग्री हो चुका है, ये 30 हो चुका है। देन ये R2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? इट विल अगेन बी 30 डिग्री। तो मेरे पास R2 की वैल्यू भी 30 डिग्री आ चुकी है। तो अब हम सेकंड सरफेस से रिफ्रैक्शन करवाएंगे और हम देखेंगे कि अगर ये एंगल हमारे पास में 30 डिग्री हो गया है तो सेम स्नेल्स लॉ फिर से लगेगा, एंड यू विल सी कि आपका जो एंगल ऑफ इमर्जेंस आ रहा है वो फिर से 60 डिग्री आ रहा है, यानी कि आपका एंगल ई की वैल्यू 60 डिग्री आ चुकी है। तो अब आप डेविएशन फाइंड करने के लिए जो भी चीजें आपको जरूरत है वो आपको मिल चुकी है। तो हम वैल्यूज पुट करते हैं, 60 प्लस 60 माइनस ऑफ 60। सो मेरे पास डेविएशन का फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। और अगर हम इसके डायरेक्शन को देखें तो बेंडिंग जो इस तरफ हुई है तो हम इसे क्लॉकवाइज बता सकते हैं, और इस तरीके से आप प्रिज्म का डेविएशन फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपको दोनों फॉर्मुलेज का यूज समझ में आया होगा। चलिए, तो इसके बाद हमने ये जो कंडीशन देखी
हम इसमें एक मिनिमम डेविएशन वाली कंडीशन की बात करते हैं, जहां पर हमारे पास में जो रे हम भेजते हैं उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस को सबसे पहले इक्वल माना जाता है। इस कंडीशन को हम मिनिमम डेविएशन देखते हैं, एंड अभी हमने लास्ट केस में वही वैल्यूज देखी थी। तो जब एंगल आई और एंगल ई बराबर होते हैं तो आपके R1 और R2 भी इक्वल हो जाते हैं, और उसको जब आप देखेंगे कि R1 R2 इक्वल हो जाते हैं तो हमें मालूम है R1 और R2 का सम एंगल ए के बराबर होता है। तो अगर इन दोनों को इक्वल कर दिया जाता है तो ये a/2 के बराबर हो जाते हैं, यानी कि एंगल ए का हाफ। तो ये मिनिमम डेविएशन की जो कंडीशन होती है, इस स्पेसिफिक कंडीशन में हम ये रिलेशनशिप एंगल्स के बीच में रख सकते हैं। और यहां पर एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आपका जो प्रिज्म का ये ट्राइंगल है ये इक्विलेटरल है या फिर आइसोसेलेस है, तो ये जो बेस वाली लाइन है इसके पैरेलल होती है आपकी रिफ्रैक्टेड रे। सिर्फ इन्हीं दो ट्राइंगल्स के लिए केस पॉसिबल है, अदरवाइज हम ऐसा नहीं बोल सकते कि वो पैरेलल होगी। तो ये मिनिमम डेविएशन वाला केस जो कि हमारे पास कई जगह पे यूज लिया जाता है, इस तरीके से हम उसे डील करेंगे। फिर एक क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें हमारे को डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में ग्राफ दिया है। आप इस ग्राफ के शेप को देख लीजिए, क्योंकि ये शेप जो है इसका बहुत ही यूनिक शेप होता है और ये फिक्स होता है ग्राफ। यानी कि डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए ये जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड ग्राफ है, इसमें हमसे क्वेश्चन ने पूछा है कि आपको यहां पर एंगल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू बतानी है अकॉर्डिंग टू दिस डेटा। तो अब इस डेटा को अगर मैं ध्यान से देखूं तो आप देख सकते हैं ये दो एंगल ऑफ इंसिडेंसेस हैं जहां पर सेम डेविएशन मुझे मिल रहा है। तो एक काम किया जा सकता है, यहां पर ये दो जो वैल्यूज एंगल ऑफ इंसिडेंस की आती है ना, ये दोनों एंगल आई और एंगल ए की फॉर्म में एक्सचेंज की जा सकती है। अगर आप इसको एंगल आई मानते हैं तो आप इसको एंगल ई मान सकते हैं, और ये डेविएशन हो गया। अब मेरे पास डेविएशन का फॉर्मूला तो है ही सही, मैं इनकी वैल्यूज पुट करके एंगल ए की वैल्यू निकाल सकता हूं। 30 इज इक्वल टू 15 प्लस 60 माइनस ए। सॉल्व करने पर ए की वैल्यू मेरे पास 45 डिग्री आ जाती है। तो कुछ इस तरीके से मैं प्रिज्म एंगल को बता सकता हूं। और आप इस ग्राफ को देखिए, थोड़ा यूनिक सा ग्राफ है। यहां पर ये जो पोजीशन होती है ये मिनिमम डेविएशन वाली पोजीशन होती है, और इस केस में एंगल आई और एंगल ई की वैल्यू बराबर होती है, और इसे हम मिनिमम डेविएशन वाली कंडीशन काउंट करते हैं। यानी कि डेविएशन की वैल्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करने पर पहले डिक्रीज हुई है, देन इंक्रीज हुई है। तो इस तरीके से भी हमसे रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस मिल सकते हैं। चलिए फिर हम बात करते हैं व्हाइट लाइट को जब प्रिज्म पर इंसिडेंट करवाया जाए तो उसके साथ क्या होता है। तो आप यहां पर देख सकते हैं हमने व्हाइट लाइट का सोर्स यूज किया और यहां पर हमने उसको एक प्रिज्म के ऊपर इंसिडेंट करवाया। इस प्रिज्म से जब उसको पास करवाया, दो बार रिफ्रैक्शन होने के बाद लाइट के अंदर डिस्पर्जन हो गया। डिस्पर्जन का मतलब होता है जब लाइट को उसके कंपोनेंट कलर्स में स्प्लिट कर दिया जाता है, और इस तरह से आपको ये जो बैंड मिलता है 7 कलर्स का, इसे आप स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। और ये जो 7 कलर्स आप देख पा रहे हैं ये विबग्योर ही है, जिसको हम विजिबल लाइट के नाम से पहचानते हैं। तो जब भी आप व्हाइट लाइट को थिन प्रिज्म पर भेजते हैं तो उसमें आपको डिस्पर्जन वाला केस देखने को मिलता है। और यहां पर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू होती है, मटेरियल के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होती है हर वेवलेंथ के लिए अलग अलग होती है। यानी कि आपकी वेवलेंथ कलर वाइज अलग अलग होती है और उसके अकॉर्डिंग आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस की वैल्यू भी अलग अलग होती है। और यहां पर हमारे पास में वॉलेट के लिए जो बेंडिंग आप देख पा रहे हैं, हमने डेविएशंस को अलग अलग कलर्स के लिए शो किया। आप देख सकते हैं कि यहां पर मेरे पास वॉलेट की बेंडिंग सबसे ज्यादा है, साथ में रेड की बेंडिंग सबसे कम है, और ये येलो जो इन सब के बीच में आता है, ये येलो कलर। हमने 3 कलर इसलिए शो किए क्योंकि हम व्हाइट लाइट को मैक्सिमम जो एक्सट्रीम कलर होते हैं वो रेड और वॉलेट से शो करते हैं। और अगर हमसे ये पूछा जाए कि जैसे आप व्हाइट की जगह सिर्फ एक ही लाइट भेजते हैं यहाँ पर मोनोक्रोमेटिक यानी कि सिंगल वेवलेंथ या सिंगल फ्रीक्वेंसी, तो वो किस पाथ से ट्रैवल करती, तो फिर उसके लिए हम ये येलो वाला पाथ यूज करते हैं। यानी कि पूरी व्हाइट लाइट का अगर एवरेज पाथ दिखाना हो तो हम इस येलो कलर से शो कर सकते हैं। अब यहां पर आपसे डिस्पर्जन का मेजरमेंट पूछा जाता है। जब आप एक थिन प्रिज्म की बात करते हैं तो उसके लिए डेविएशन जो होता है उसके लिए एक फॉर्मूला होता है म्यू माइनस 1 टाइम्स ऑफ प्रिज्म एंगल। म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ऐसे ही आप डेविएशन रेड, येलो और वॉलेट का यूज कर सकते हैं रेस्पेक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस के साथ। और अगर आपको यहां पर डिस्पर्जन का मेजरमेंट करना है तो वो डिस्पर्जन की वैल्यू दोनों कलर्स के एक्सट्रीम डेविएशंस के बीच के डिफरेंस को बोलते हैं। यानी कि एंगुलर डिस्पर्जन को हम डेविएशन ऑफ वॉलेट माइनस डेविएशन ऑफ रेड करके लिख सकते हैं।
और फिर हम ये फॉर्मूलेज वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास में थीटा की वैल्यू आ जाती है। अब ये एंगुलर डिस्पर्जन का मेजरमेंट हुआ। इसी के साथ एक और टर्म हमारे पास में आती है जिसको हम डिस्पर्सिव पावर के नाम से डिनोट करते हैं, और ये रेशियो होता है आपके एंगुलर डिस्पर्जन का मीन डेविएशन के साथ। अब ये मीन डेविएशन का मतलब यानी कि येलो लाइट का डेविएशन, ठीक है, और एंगुलर डिस्पर्जन को आप थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको मीन डेविएशन को डेल, आप इसे डेल वाई भी बोल सकते हैं। तो यहां पर आपने जैसे थीटा के लिए फॉर्मूलेज में वैल्यूज पुट करेंगे तो रिजल्ट कुछ आपको ऐसे मिल जाएंगे और डेल की वैल्यू भी आपको कुछ सेम तरीके से मिलेगी जो फॉर्मूलेज मैंने आपको थिन प्रिज्म के लिए बताए। तो आप ओमेगा का ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं और इस अकॉर्डिंग जब आपसे पूछा जाए तो वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। ये एक सिंगल प्रिज्म के लिए था, लेकिन हमारे पास में ये जो वैल्यूज होती है ओमेगा या रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस, ये सब मटेरियल डिपेंडेंट होती हैं। तो अगर आप मटेरियल ऑफ प्रिज्म सेम रखते हैं तो शायद हो सकता है ये वैल्यू सेम हो, लेकिन अगर आप मटेरियल चेंज करते हैं और बाकी चीजें भी चेंज करते हैं तो सारी चीजें बदल सकती है। तो हम बात करने वाले हैं अगर हम कॉम्बिनेशंस में प्रिज्म को देखें, क्योंकि अगर एक प्रिज्म को ऐसे सीधा रखा जाए और एक को इन्वर्टेड रखा जाए तो आप इस शेप को देख करके ऐसा नहीं लग रहा कि ये पूरा ग्लास स्लैब जैसा हो गया। यानी कि अगर मैं ग्लास स्लैब को ऐसे कट कर देता हूं तो वो दो प्रिज्म में कन्वर्ट हो जाता है, और ग्लास स्लैब में जब मैं लाइट को भेजता था तो व्हाइट लाइट व्हाइट बाहर निकलती थी। तो बेसिकली यहां पर मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म किस तरह के रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर ये दोनों प्रिज्म आइडेंटिकल होते तो जितना डिस्पर्जन फर्स्ट प्रिज्म ने किया होता सेकंड उसका जस्ट रिवर्स करता, यानी कि व्हाइट लाइट को पहले 7 में स्प्लिट करते, वो 7 वापस कंबाइन होते और बाहर व्हाइट लाइट ही निकलती और बेंडिंग भी 0 होती अगर दोनों आइडेंटिकल होते तो। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार आइडेंटिकल हो, तो हमने ये दो प्रिज्म को अलग अलग मटेरियल्स का बना हुआ माना, इनकी हर वैल्यू को अलग अलग कंसिडर किया। हम सारी वैल्यूज को यहां पर मेंशन कर चुके हैं, और हम यहां पे जो कंडीशन चाहते हैं, डेविएशन तो होना चाहिए लेकिन डिस्पर्जन नहीं होना चाहिए। दैट मींस व्हाइट लाइट को स्प्लिट नहीं होना चाहिए, बेंड हो सकती है। तो आपका ये रिजल्ट कुछ ऐसा है कि आप यहां से व्हाइट लाइट भेजेंगे, ये व्हाइट लाइट पहले स्प्लिट हुई फिर कंबाइन हो गई और फाइनली व्हाइट में कन्वर्ट हो गई, लेकिन जो रे बाहर निकल रही है इमर्जेंट, वो ओरिजिनल रे के पैरेलल नहीं होनी चाहिए, ये कंडीशन थी। तो यहां पर डिस्पर्जन को 0 किया जा सकता है, यानी कि थीटा नेट 0 करके आप दोनों प्रिज्म का अलग अलग डिस्पर्जन लेके 0 कर सकते हैं। और अगर आपको कैलकुलेट करना है तो वैल्यूज पुट करके कुछ ऐसे रिजल्ट फाइंड किया जा सकता है। इसके अलावा यहां पर हमें डेविएशन पूछा जाए तो हम वो डेविएशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आ रहा है, पहले कंडीशन में हमने बोला था व्हाइट लाइट बाहर निकलनी चाहिए, इस बार हम बोल रहे हैं कि आप व्हाइट की जगह कलर्स में बाहर निकालिए लेकिन बेंडिंग नहीं होनी चाहिए, यानी कि डेविएशन नहीं होना चाहिए। तो इस कंडीशन के हिसाब से ये व्हाइट लाइट को भेजा जा रहा है, बाहर जब लाइट निकल रही है तो आप देख सकते हैं ये 7 कलर्स में ही स्प्लिटेड है, बट अगर मैं ओरिजिनल रे को देखता हूं तो उसके रेस्पेक्ट में पैरेलल होना चाहिए। अब आप बोलेंगे सर ये पैरेलल कैसे बता रहे हो आप, यहां पर पैरेलल तो दिख नहीं रहा। तो फिर ध्यान से देखो, ये जो येलो कलर है ये अपनी ओरिजिनल रे के साथ पैरेलल है, बाकी दोनों कलर्स को नहीं, क्योंकि व्हाइट लाइट का मीन डेविएशन कौन शो करता है, येलो। तो सिर्फ येलो को चेक करेंगे और येलो पैरेलल है, इसीलिए हम ऐसा बोल रहे हैं कि इस कंडीशन में डेविएशन 0 हो गया लेकिन डिस्पर्जन हुआ। तो डेविएशन की कंडीशन 0 है, उसी के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं और डेविएशन की वैल्यू इस तरीके से कैलकुलेट की जा सकती है। अब इस कॉम्बिनेशन पे ही एक छोटा सा क्वेश्चन आपको बता देते हैं कि किस तरह से आपको डील करना है। आपको थिन प्रिज्म बोला है और एक प्रिज्म की वैल्यू 3 डिग्री देकर के एंगल की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 बोला, दूसरे प्रिज्म के साथ कंबाइन किया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 है, और कंडीशन जो अचीव करनी है वो ये है कि डिस्पर्जन होना चाहिए लेकिन डेविएशन नहीं होना चाहिए, यानी कि डेल की वैल्यू 0 होनी चाहिए, और मुझे प्रिज्म एंगल ऑफ सेकंड प्रिज्म बताना है। तो मेरे पास कंडीशन ये है, इसके लिए डेल 1 माइनस डेल 2 को 0 करना है, यानी कि डेल 1 की वैल्यू निकालनी होगी, और वो कैसे निकाली जाएगी, म्यू 1 माइनस 1 टाइम्स ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म। ऐसे ही डेल 2 की वैल्यू भी निकालेंगे, तो हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो मेरे पास में दोनों को इक्वेट ही करना है बेसिकली, क्योंकि दोनों का सम 0 होना चाहिए। तो मैं कैलकुलेट करके लिखूंगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 माइनस 1, यहाँ पर उसका प्रिज्म एंगल 3। ऐसे ही डेल 2 की जब वैल्यू देखते हैं तो उसके लिए सेकेंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू रखना होगा, और प्रिज्म एंगल तो पता नहीं है इसलिए अभी उसे कैलकुलेट करते हैं। सॉल्व करने पर ये जो आंसर आएगा
2 डिग्री के अप्रॉक्स आएगा। यानी कि आपके पास में जो सेकंड प्रिज्म जो ये कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस करेगा उसके प्रिज्म एंगल की वैल्यू 2 डिग्री होनी चाहिए, और इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन। हमने प्रिज्म को कवर अप कर लिया और अब हम स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन देखने जा रहे हैं। यानी कि अगर मुझे कभी भी एक सिंगल बाउंड्री ऐसे स्फेरिकल सरफेस वाली मिले तो फिर रिफ्रैक्शन तो होगा, रिफ्रैक्शन का काम है, प्रोसेस तो होते ही है चाहे सरफेस कैसा भी हो। लेकिन यहां पर जब ये लाइट को इंसिडेंट करवाया तो आप देखिए बेंडिंग का प्रोसेस पहले की तरह ही रूल्स फॉलो करते हुए आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है। आप सेंटर से लाइन ड्रॉ करते हैं वो नॉर्मल होती है, और एंगल आई और एंगल आर पहले जैसे ही लॉजिक को फॉलो करते हैं कि अगर आप रेरर से डेंसर में जा रहे हैं तो बेंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल है। लेकिन जब यहाँ पे कैलकुलेशंस करने जाते हैं तो वो जो हम पोजीशन ऑफ इमेज की बात करते हैं उसे फाइंड करने के लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है जिसको हम स्फेरिकल सरफेस पे रिफ्रैक्शन के लिए अप्लाई करते हैं, और ये सिंगल सरफेस के लिए वैलिड होता है। सारी कैलकुलेशंस इंटरफेस के एक मिड पॉइंट से की जाती है जिसे हम रेफरेंस की तरह से यूज करेंगे। तो ये डिस्टेंसेस आप देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट की पोजीशन को u जो हमारा प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ है वो सब वैसे ही यूज करना है। यहां पर v की वैल्यू यानी कि इमेज का पोजीशन, और r इज योर रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इस फॉर्मूले में μ2 वो वाला मीडियम है जहां पर रिफ्रैक्शन के बाद लाइट जाती है, μ1 जहां बिफोर रिफ्रैक्शन है, और फिर एग्जैक्टली वैसे ही फॉर्मूले में वैल्यूज आपको पुट करनी है। तो चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस तरीके से हमें इसको यूज करना होगा। आप देख सकते हैं यहां पर एक बहुत बड़ा सा ग्लास का हमने एक बाउल लिया है, हम इसे एक्वेरियम भी मान सकते हैं जिसमें फिश रखी हुई है। अब आप फिश को देखने के इंटरेस्ट से बाहर खड़े हुए हैं, बाहर से देखने पर इस फिश की जो पोजीशन है वो आपको ओरिजिनल पोजीशन पे तो नहीं दिखाई देगी, यानी कि उसकी इमेज आपको दिखाई देगी, और वो कहां दिखेगी हमें ये पता लगाना है। तो आपके पास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 4/3 है, रेडियस की वैल्यू आपके पास में है, और इंटरफेस यानी कि बाउंड्री के इस पोजीशन से ऑब्जेक्ट का ओरिजिनल डिस्टेंस प्रोवाइडेड है। तो हम यहां पर फॉर्मूलेज में वैल्यूज कौन से पुट करेंगे, ये हमारा फॉर्मूला है। हम यहां पर वैल्यूज के अकॉर्डिंग देखिए किस मीडियम से आप ऑब्जर्व करने जा रहे हैं, यानी कि ये आपका μ2 हो जाएगा, इसको आप μ1 की तरह से ट्रीट करेंगे, एंड सारे डिस्टेंसेस इस पॉइंट से मेजर किए जा रहे हैं। तो इस पॉइंट को रेफरेंस मान के लाइट का जो डायरेक्शन होगा वो इस तरफ ट्रीट किया जाएगा, और जैसा कि हम जानते हैं लाइट के डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं। तो मेरे पास में लेफ्ट साइड पर जो भी डायमेंशंस होंगे यानी कि u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -4। तो मेरे पास u की वैल्यू -4 रहेगी, मैं यहां पर पुट कर सकता हूं। देन v की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए जिस तरफ सेंटर होता है उस डायरेक्शन से साइन कन्वेंशन लेते हैं, वो लेफ्ट साइड पर है, तो रेडियस की वैल्यू आपके पास में माइनस हो जाएगी। तो u इज -4, रेडियस इज -10, एंड वी नीड टू फाइंड v। ये आपके लिए बाकी कैलकुलेशंस हमने यहाँ पर वैल्यूज पुट करके कर दी है, और आप आंसर देख सकते हैं कि v की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। नेगेटिव का मतलब जो मेरी इमेज है वो इस बाउल के अंदर ही है, और कहीं यहां पर मुझे ये फिश अपीयर होगी। दैट मीन्स फिश की एक वर्चुअल इमेज मुझे दिखेगी बाउल के अंदर ही, और वो ओरिजिनल पोजीशन से क्लोजर होगी। तो ये स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन की वजह से जो इमेज की पोजीशन आई वो उसकी अपरेंट पोजीशन है, जो हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। देन अब ये सिंगल सरफेस की बात थी। इसके बाद अगर हम मूवमेंट करें तो हमारे पास में अब आता है थिन लेंस, यानी कि हम यहां पर देख सकते हैं मेरे पास में इस तरह के कॉम्बिनेशंस होते हैं। सरफेसेस दो तरफ की बाउंड्रीज होती हैं और दोनों को कंबाइन कर दिया जाता है, दोनों के बीच का सेपरेशन काफी कम रखते हैं, तो इसे थिन लेंस की कैटेगरी में रखते हैं। और ये लेंस कौन सा होगा, आप इसका शेप पहचानते हैं, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है। एंड देन इसके अलावा शायद आप इस लेंस को भी देख के पहचान सकते होंगे, तो ये लेंस आपका कॉनकेव होता है। तो हम इस तरीके से इन लेंसेज को नेमिंग से याद रखते हैं। कॉन्वेक्स लेंस आपके कॉनकेव मिरर के जैसे ही नेचर शो करता है, एंड कॉनकेव लेंस आपके कॉन्वेक्स मिरर जैसा ही रिजेंबल करता है। तो ऑब्जेक्ट इमेज पोजीशंस वाले लगभग केसेस वहां पर एक जैसे ही हो जाते हैं। इसके बाद हमारे पास में लेंस के लिए जो फॉर्मूलेज यूज किए जाते हैं उनमें एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है लेंस मेकर फॉर्मूला। जिस फॉर्मूले को आप देख रहे हैं ये लेंस मेकर फॉर्मूले में हम लोगों को उसकी एक्चुअल फोकस और उसकी एक्चुअल नेचर पता चलती है अकॉर्डिंग टू दोस रेडियस ऑफ कर्वेचर्स एंड देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस।
अब ये कौन कौन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हैं, कौन कौन सी रेडियस है, उस डायग्राम से आपको समझ में आएगा। देखिए आपको दिख रहा होगा ये सरफेस मैंने जो लिया है, इस पे लाइट को मैंने इस तरफ इंसिडेंट करवाया एज इट इज, जैसे हम शुरू से बोलते हैं। लाइट का एक डायरेक्शन फिक्स कर लीजिए। अब जिस सरफेस को आप सबसे पहले हिट करेंगे दैट विल बी ट्रीटेड एज R1, यानी कि इस सरफेस का रेडियस R1, सेकेंड सरफेस का रेडियस R2, एंड यहां पर जो सराउंडिंग का मीडियम होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μs लिख दिया जाता है, और जो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसे अपन μl के नाम से जानते हैं। और इस तरीके से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस को यहां पर पुट कर सकते हैं। एंड रिमेंबर ये 1/f की वैल्यू है, तो इसे रेसिप्रोकल करके ही फोकल लेंथ मिलेगी। फिर फोकस मिलने के बाद हम लेंस के लिए ऑब्जेक्ट और इमेज वाली पोजीशंस के साथ लेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, और वो हमारा ये होता है। यहां पर आप ध्यान से देखिए मिरर से थोड़ा सा चेंज है, ये 1/v माइनस 1/u हो जाता है, यानी कि माइनस साइन यहां पर बीच में आ जाता है। मिरर में 1/v प्लस 1/u था। तो आपको मैं R1 और R2 के साइन कन्वेंशन के बारे में एक बार और थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, क्योंकि मैक्सिमम आप लोग कई बार कंफ्यूज होते हैं और पूछा भी जाता है मैक्सिमम यही कि कैसे डिसाइड करें सर रेडियस का साइन क्या लेना है। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये लेंस है, ऑप्टिकल सेंटर है। अब आप लाइट को इंसिडेंट करवा रहे हैं, ये लाइट इंसिडेंट हुई, डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड हो गए। इसके बाद आपके दोनों सरफेसेस के कर्वेचर्स को आप पहचानिए। आपके पास R1 का जो शेप है स्फीयर का वो उस तरफ आ रहा है, दैट मीन्स उसका सेंटर उस तरफ आएगा, राइट साइड पे पॉजिटिव। तो आप R1 का साइन कन्वेंशन क्या यूज करेंगे, पॉजिटिव। एंड अब ऐसे ही आप R2 के लिए देखिए, R2 का जो स्फीयर है उसका सेंटर लेफ्ट साइड पर आ रहा है जो कि नेगेटिव है, तो नेगेटिव डायरेक्शन में सेंटर आने की वजह से R2 की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। ये ट्रिक हर जगह काम करती है। इस तरीके से आप साइन कन्वेंशंस अगर यूज करते हैं कभी मिस्टेक नहीं होगी। तो इस तरीके से आप याद करके कैलकुलेशंस कर सकते हैं। अब देखिए हमने फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए एक सिचुएशन क्रिएट की है, और हमने इस लेंस में दोनों रेडियसेस को सेम नहीं रखा, अलग अलग रखा, ताकि आपको पता चले कि डिफरेंट होने के बाद भी फोकल लेंथ सेम आती है या नहीं। तो बेसिकली हम इस क्वेश्चन में पहले फोकस निकालने की बात करते हैं। अब आपके ऊपर फ्रीडम है कि आपको किस डायरेक्शन से लाइट भेजनी है, दैट इज अप टू यू। तो किसी का मन किया सर एक काम करते हैं लेफ्ट साइड से भेज देते हैं, मैंने कहा ठीक है भेज देते हैं। तो यहां से लेफ्ट साइड से भेज दिया, इधर से R1 की वैल्यू 20, R2 की वैल्यू 30 हो गई। ये नेगेटिव साइड है वो पॉजिटिव साइड है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हो गई। अब आप मुझे बताओ R1 के लिए साइन कन्वेंशन क्या लगेगा, सेंटर तो राइट साइड पर है, R1 की वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी। R2 के लिए क्या लगेगा, R2 का सेंटर लेफ्ट साइड पर है, ये नेगेटिव आएगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस तो है ही सही, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, और आप देखिए ये फॉर्मूला है, ये वैल्यूज पुट की गई हैं, 1/20 माइनस में माइनस ऑफ 30। सॉल्व करने पर ये रिजल्ट आपको फोकस जो देता है वो देता है प्लस में 24। दैट मीन्स यहां से क्या कंफर्म हुआ कि फोकल लेंथ की वैल्यू पॉजिटिव आई, यानी कन्वर्जिंग लेंस हुआ, कॉन्वेक्स नेचर का हुआ, और आपके पास में ये पॉजिटिव आने का मतलब शो करता है नेचर को। ठीक है, साथ में वैल्यू भी यहां से कंफर्म हो गई। अब आपके मन में डाउट आया सर इसके दोनों रेडियस अलग अलग है, आपने एक साइड से कैलकुलेट कर लिया, दूसरी साइड से बता दीजिए शायद चेंज हो जाए। तो फिर एक काम करते हैं हम उसको भी क्लियर कर लेते हैं। अब आप देखो यहां पर मैंने राइट साइड से लाइट को इंसिडेंट करवाया है, और जैसा कि मेरा लॉजिक बताता है हमेशा जिस डायरेक्शन में लाइट जाए उसी को पॉजिटिव ले लो, अपोजिट साइड नेगेटिव है। तो अब आप सोच के देखिए कैलकुलेशन में चेंज कितना सा आएगा। इस बार R1 की वैल्यू 30 हो गई, लेकिन साइन कन्वेंशन के हिसाब से ये पॉजिटिव हो गई। दूसरी बात R2 की वैल्यू 20 है, साइन कन्वेंशन के हिसाब से नेगेटिव हो गई। फिर से सॉल्व करते हैं, वैल्यूज को पुट करते हैं, एंड स्टिल आप चेक करिएगा कि आपकी फोकस सेम आती है, यानी कि आपकी फोकल लेंथ दोनों ही केस में सेम है। और इससे प्रूफ होता है कि लेंस बाई डायरेक्शनल हो गया, एक तरह से आप जिस भी साइड से यूज करना चाहते हैं दोनों ही केस में उसकी फोकल लेंथ हमेशा सेम रहेगी। तो आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा और आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। इस क्वेश्चन में तो देखिए फाइनल इमेज की पोजीशन हमें बतानी है जो इस पूरे कॉम्बिनेशन से बनने वाली है। इस कॉम्बिनेशन में 3 लेंसेज हैं, सबकी फोकस एक बार देख लीजिए। ऑब्जेक्ट जो इनिशियली रखा हुआ है उसका डिस्टेंस आपके पास में 30 सेंटीमीटर है। अब मैं अगर आपसे बोलता हूं तो आपके पास जब 3 लेंस का क्वेश्चन आया या 4 का आया, कितने भी लेंसेज का क्वेश्चन आया, जैसे 2 में किया था 1 by 1 सॉल्व करेंगे वैसे ही करना होता है। ठीक है,
तो आप सबसे पहले ये देखिए कि फोकस 10 है, इसकी फोकस की वैल्यू +10 होती है, यू की वैल्यू आपके पास में माइनस ली जाएगी क्योंकि डायरेक्शन ऑफ लाइट इस तरफ है, तो आपको फोकस की वैल्यू +10 करनी है, यू की वैल्यू आपके पास -30 होगी, और जब आप लेंस फॉर्मूले में ये वैल्यूज पुट करके सॉल्व करेंगे तो जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो आपको मिलेगा यहां से 15 सेंटीमीटर, यानी कि v की वैल्यू मेरे पास आती है। तो इस तरीके से अब मैं इसकी पोजीशन बता सकता हूं, यानी कि मेरे पास में इस लेंस से जो फर्स्ट इमेज बनी है इसको हम v1 मान लेते हैं। चलिए, तो ये जो इमेज है 15 सेंटीमीटर ऑन द राइट साइड बनेगी, और जब हम इससे रेज भेजते हैं तो देखिए आप ये रेज किस तरह से ट्रैवल करके जब जा रही होंगी तो आपके पास में सेकंड लेंस बीच में आ जाएगा। जब ये सेकंड लेंस बीच में आ जाएगा तो हम उसके बाद वाली रेज को ऐसे डॉटेड दिखाने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये लेंस अगर नहीं होता तो शायद ये एक्चुअली वहां तक टच कर जाती, लेकिन अब बीच में एक और डिवाइस आ गया तो इस वजह से आपको इसको आगे वर्चुअली कनेक्ट करके दिखाना पड़ता है। तो ये अब जो ऑब्जेक्ट है ये सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट होगा, जो कि फर्स्ट लेंस की इमेज थी, तो ये सेकंड लेंस के लिए ऐसे ऑब्जेक्ट ट्रीट किया जाएगा, और ये ऑब्जेक्ट आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। तो इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए आप जो नई ऑब्जेक्ट की पोजीशन लेंगे दैट इज ऑन द राइट साइड। आप देखिए ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, टोटल डिस्टेंस 15 होना था, यानी कि इससे डिस्टेंस आ गया 10 सेंटीमीटर का। तो मेरे पास u2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी +10, एंड व्हेन वी विल सी फॉर फोकस, कॉनकेव है फोकस, उसकी नेगेटिव आ जाएगी। इन दिस वे अगर मैं फाइनल इमेज की बात करूं तो क्योंकि ये इसकी फोकल लेंथ पर है और ये रेज अब यहां से जब निकलेंगी तो पैरेलल हो जाएंगी, यानी कि जो मेरी फाइनल इमेज यहां से बनने वाली है सेकंड लेंस से वो इन्फिनिटी पर होगी, और इस तरीके से ये रेज आगे बढ़ेंगी। अब जब ये रेज पैरेलल जा रही थी तो रास्ते में फिर से एक और लेंस आ गया, यानी कि अब थर्ड लेंस आपके पास आ चुका है, और इस थर्ड लेंस के लिए आपके पास जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन होगी वो हो जाएगी माइनस में इन्फिनिटी। एंड व्हेन यू सॉल्व, आपको मालूम है कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो इमेज फोकस पर ही बनती है, तो मेरे पास जो इमेज की पोजीशन होगी वो +30 हो जाएगी, एंड ये जो पोजीशन है फाइनल इमेज की वो आपके पास में इस लेंस से 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर आपको मिलेगी। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस को आप इजीली 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप एक लेंस के ऑब्जेक्ट को सेकंड के लिए फिर प्रूफ करके इमेज और ऑब्जेक्ट के पेयर में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, और इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास में एक कॉन्वेक्स लेंस है जो कि 3 डिफरेंट मटेरियल से बना हुआ है, और हमें उसमें यह बताना है कि कितने नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होगी। तो चलिए आपको लेंस दिखाते हैं। ये लेंस कुछ इस तरह से बनाया हुआ है, देखने में पता भी चल रहा है अलग अलग कलर्स का यूज किया गया है सो दैट आपको पता चले कि अलग अलग मटेरियल से बना हुआ है। अब इस लेंस से अगर मैं रेज भेजता हूं तो उससे नंबर ऑफ इमेजेस कितनी आएंगी ये मुझे पता करना है। अब ये नंबर ऑफ इमेजेस डिपेंड करता है नंबर ऑफ फोकस पर। आपके पास में जो लेंस मेकर फॉर्मूला होता था उसमें फोकस जो डिपेंड करती थी वो 2 टर्म्स पर डिपेंड करती थी, एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर और एक रेडियस ऑफ कर्वेचर पे। शेप आपका सेम है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज नहीं होंगे, लेकिन आपके पास मटेरियल अलग अलग है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होंगे। ये तीनों मटेरियल्स 3 अलग अलग फोकस को कंट्रीब्यूट करेंगे, तो मेरे पास नंबर ऑफ इमेजेस भी 3 हो जाएगा, और इस तरीके से मेरे पास टोटल 3 इमेजेस यहां पर बनेंगी। चलिए, तो इस तरीके से आप डील कर सकते हैं। जब भी आपको मटेरियल्स अलग अलग मिले नंबर ऑफ फोकस फाइंड करिए एंड देन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, हमने यहां पर जो क्वेश्चन लिया है ये है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का, लेकिन इस बार हमने सेपरेशन हटा दिया, यानी कि दोनों लेंस को कंबाइन कर दिया। ठीक है, तो अब हम यहां पर बेसिकली पावर से डील करने वाले हैं, ऑप्टिकल पावर। ऑप्टिकल पावर का मतलब होता है कि किसी भी लेंस की एबिलिटी जो वो कितना बेंड या कितना कन्वर्ज करने के लिए बता सकता है, यानी कि डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस से हम ऑप्टिकल पावर डिनोट करते हैं। और पावर डायोप्टर में रिप्रेजेंट की जाती है, उसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मेरे पास 2 लेंसेज हैं, इन दोनों की पावर्स दी हैं +3D एंड -5D। दोनों को कंपाउंड लेंस की तरह से माना है। कंपाउंड लेंस मतलब एक से ज्यादा लेंसेज को मिक्स करके बनाते हैं, कंपाउंड लेंस बोलने लग जाते हैं। एंड वी आर सेइंग कि इन दोनों लेंस को जब एक साथ कांटेक्ट में रखा तो आपके पास में ये दोनों लेंस किसी एक लेंस की तरह बिहेव करेंगे, तो पहले तो वो इक्विवेलेंट लेंस निकालना होगा। तो वो कैसे निकाला जाता है? उसके लिए हमारे पास पावर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है। जब भी 2 लेंसेज कांटेक्ट में रखे हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं P1 + P2। जो भी पावर्स हैं विद साइन कन्वेंशन पुट करिए, इक्विवेलेंट पावर आ जाएगी। फिर पावर से अगर आपको फोकल लेंथ पे कन्वर्ट करना है तो पावर इक्विवेलेंट जो होती है लेंस के केस में जब सराउंडिंग एयर हो,
तब आप उसका फॉर्मूला लिख सकते हैं 1/f इक्विवेलेंट, और ये फोकस यहाँ पर मीटर में होती है अगर आप पावर को डायप्टर्स में रख रहे हैं उस अकॉर्डिंग। तो ये मेरे पास फोकस निकालने का तरीका है। तो मैं पहले इस क्वेश्चन में इन दोनों कॉम्बिनेशंस को रिड्यूस करूंगा एक सिंगल लेंस में, और फिर इस ऑब्जेक्ट के लिए पोजीशन ऑफ इमेज फाइंड करूंगा, जो कि एक नॉर्मल प्रोसेस से किया जाता है। तो आप कैसे रिड्यूस करने वाले हैं वो देख लीजिए। आपके पास ये दोनों लेंसेज हैं, आप इन दोनों की पावर्स को ऐड करिए। 3 - 5 -2 आता है। -2 से मेरा मतलब होता है जिसकी पावर नेगेटिव होती है वो डाइवर्जिंग होते हैं, और डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है? कॉनकेव। तो ये दोनों रिड्यूस होकर एक कॉनकेव लेंस बन जाएंगे, ठीक है। और इसकी पावर कितनी हो जाएगी? -2 डायोप्टर। जब सॉल्व करेंगे तो फोकल लेंथ जो इसके लिए मुझे मिलेगी वो मिलेगी 50 सेंटीमीटर, वो भी नेगेटिव में। तो फोकस इक्विवेलेंट की वैल्यू मेरे पास में -50 सेंटीमीटर आ जाएगी, क्योंकि मैं यहां पर 1/2 मीटर को 50 सेंटीमीटर लिख सकता हूं। ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है मेरे पास में वो भी 50 सेंटीमीटर पर है। तो जब आप लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे इमेज की पोजीशन फाइंड करने के लिए, तो आपके पास में 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f का यूज करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। यहां पर माइनस में 50, यहां पर माइनस में 50। सॉल्व करने पर जो v की वैल्यू आती है माइनस में 25 सेंटीमीटर आती है, और इस तरीके से हम फाइनल इमेज बता सकते हैं। तो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब एक लेंस और एक मिरर का कॉम्बिनेशन है। अभी तक तो हम कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस डील कर रहे थे। अगर हमें कभी ऐसी सिचुएशन मिले कि लेंस के साथ मिरर को भी कंबाइन करना है, तो भी हम स्टेप बाय स्टेप ही सॉल्व करेंगे, पहले लेंस फिर मिरर। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग सा है। और आपके पास में जो सिचुएशन है उसमें प्लेन मिरर लिया गया है और एक कॉन्वेक्स लेंस लिया गया है, ठीक है। तो आपको ये बताया जा रहा है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेंस से 60 सेंटीमीटर का है और इस लेंस की फोकल लेंथ 30 है। फिर इस लेंस से प्लेन मिरर का जो डिस्टेंस है वो हमने 40 सेंटीमीटर रखा हुआ है, ओके। यहां पर प्लेन मिरर के डिस्टेंस की वैल्यू आप थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि अभी हमें स्टेप बाय स्टेप जब सॉल्व करना है तो डिस्टेंस से हमें कैलकुलेशंस करनी होती है। चलिए तो शुरू करें फिर आगे। मेरे पास में ये सिचुएशन के हिसाब से अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देते हैं, बिना कैलकुलेशन के हम कर सकते हैं थोड़ा सा। तो फोकस है 30 और मेरे पास में यहां पर ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो है 60, यानी कि ये 2f पर हो गया। इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट अगर 2f पर है तो इसकी इमेज भी 2f पर बनती है। 2f का मतलब 60 सेंटीमीटर इस तरफ। तो हम यहां से रेज को भेजें अगर, तो 60 सेंटीमीटर पीछे वो रेज जानी चाहिए। ये रेज आप देख सकते हैं 60 सेंटीमीटर पीछे जानी चाहिए, लेकिन रास्ते में आ गया मिरर, तो मिरर नहीं आता तो ये रेज वहां चली जाती। और अब ये मिरर आने की वजह से ये जो इमेज आपके फर्स्ट लेंस ने बनाई, ये इस मिरर के लिए एज ए ऑब्जेक्ट यूज की जाएगी। अब आप इसका डिस्टेंस निकाल के देखेंगे, ये 40 सेंटीमीटर है और 40 के बाद ये रिमेनिंग 20, क्योंकि टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक 60 होना चाहिए था, तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस 20 हो गया। प्लेन मिरर की बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है, जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट उतने ही डिस्टेंस पर इमेज फ्रॉम द प्लेन मिरर। तो मेरे पास में यहां पर इस सिचुएशन में ये 20 सेंटीमीटर पर एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है प्लेन मिरर के पीछे, और उसकी एक रियल इमेज आगे की तरफ बनेगी, जो भी कितने डिस्टेंस पर होगी, ये भी 20 सेंटीमीटर पर ही आपकी इमेज आपको मिलेगी। तो अब ये जो रे है, क्या ये यहां जाके रुक जाएगी? नहीं, इस रे को तो अभी आगे ट्रैवल करना है, और जब ये रे ट्रैवल करके जाएगी तो फिर से इस लेंस से पास करेगी। तो अब एक बार फिर रिफ्रैक्शन होगा, यानी कि आप पहले एक बार लेंस से क्रॉस कर चुके हैं, मिरर से क्रॉस कर चुके हैं, मिरर से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रहे हैं मतलब, और आगे जब बढ़ रहे हैं तो फिर से ये रे इस लेंस के थ्रू पास करेगी, तो देयर विल बी ए सेकेंड टाइम रिफ्रैक्शन। यानी कि अब इस लेंस के लिए मुझे फिर से एक नया ऑब्जेक्ट मिलेगा, और वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहां पर है। अब अगर आप साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग लॉजिकली चलते हैं तो डायरेक्शन ऑफ लाइट इस तरफ हो गया, यानी कि ये डायरेक्शन पॉजिटिव लेना होगा, ये डायरेक्शन नेगेटिव लेना होगा। और अब कैलकुलेशंस करने के लिए इस लेंस से ऑब्जेक्ट की पोजीशन 20 सेंटीमीटर पर है, तो आप u की वैल्यू क्या लेंगे? आप u की वैल्यू फॉर दिस लास्ट कैलकुलेशन माइनस में 20, फोकस की वैल्यू आपके पास में +30, और जब आप ये कैलकुलेशंस करेंगे तो आपको जो फाइनल इमेज की पोजीशन मिलेगी इस लेंस के थ्रू सॉल्व करने पर,
वो आपके पास में आती है -60 सेंटीमीटर। तो मेरे पास में -60 सेंटीमीटर पोजीशन आती है और वो पोजीशन कहां पर होगी आप देख सकते हैं, यानी कि इस लेंस से 60 सेंटीमीटर जहां पर पहली बार इमेज बन रही थी उसी पोजीशन पर ये हमारे पास में बन रही है फाइनल इमेज। तो यहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर हमें पोजीशन ऑफ इमेज बताना है तो वो प्लेन मिरर से अगर बताना है तो 20 सेंटीमीटर बिहाइंड है, लेंस से बताना है तो 60 सेंटीमीटर बिहाइंड है। एंड इन दिस वे आप ये कैलकुलेशंस करके इस तरह से कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर लेंसेज को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए यहां तक आपको जो लेंस के बारे में बताया वो सब शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और अब आप थोड़ा सा स्क्रीन पर देखिए। इस स्क्रीन पर आपको ये छोटा सा सिंबल नजर आ रहा है। ये जो सिंबल है ये इतना विजिबल नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर एक मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज कर रहे हैं और फिर आपको ये सिंबल एनलार्ज करके दिखा रहे हैं। तो इसमें हम लोगों ने एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की हेल्प ली है, यानी कि आप जब कुछ लर्न कर लेते हैं तो आप उनका यूटिलाइजेशन करते हैं कुछ चीजों को बनाने के लिए, और वही आपके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो अब हम बात करने जा रहे हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। तो देखिए, जब हम बात करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को देखने की, तो वो ऑब्जेक्ट के टॉप और बॉटम से जो रेज हमारी आईज पर जाती है वो हमारे पर एक एंगल सबटेंड करती है, यानी कि ये विजुअल एंगल कहलाता है। जो टॉप से बॉटम के बीच में एक एंगल बनता है हमारे आई के ऊपर, उसे विजुअल एंगल के नाम से हम जानते हैं। ये ऑब्जेक्ट अगर क्लोजर लिया जाए, यानी कि इसको थोड़ा सा नजदीक लेकर के जाए, तो ये विजुअल एंगल कुछ इस तरह से चेंज होता है। अब आपको मालूम होगा कि जो हमारा आई का विजन होता है वो एक रेंज तक देखने के लिए विजिबिलिटी हमें अवेलेबल होता है, यानी कि हम नियर पॉइंट मानते हैं अपना 25 सेंटीमीटर, जो कि नियरेस्ट डिस्टेंस पे मैं डिस्टिंक्ट विजन कर सकता हूं, क्लियरली देख सकता हूं, और मैक्सिमम मानते हैं इंफिनिटी पे। और आपको ये पता चल गया कि आप जितना नजदीक ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे उतना ज्यादा विजुअल एंगल, तो आप इसे मैक्सिमम 25 सेंटीमीटर पे ला सकते हैं और वहां से आप इसको देख सकते हैं क्लियरली। तो मैक्सिमम विजुअल एंगल आपको सिर्फ नियर पॉइंट पर मिलेगा, क्लियर। और इसके बाद अब मैं इससे ज्यादा इनलार्ज तो नहीं कर सकता इमेज को, तो मुझे इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, यानी कि अगर मुझे इससे भी ज्यादा मैग्नीफाई करना है, एनलार्ज करके देखना है, तो इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए मैग्नीफाइंग पावर को कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं, यानी कि इस बार हम एंगल की टर्म्स में बात करने वाले हैं और हम यहां पर एंगुलर मैग्निफिकेशन देखते हैं। तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं इसको देख लीजिए, बीटा अपॉन अल्फा। बीटा से मेरा मतलब है कि जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू देखता हूं तो वो जो एंगल मेरी आई पे बनाता है वो बीटा है, विजुअल एंगल विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट। एंड अल्फा से मेरा मतलब होता है कि जब मैं उसे नेक्ड आई से देख रहा था, यानी कि बिना इंस्ट्रूमेंट के देख रहा था, तो वो जो एंगल मेरी आई पे सबटेंड करेगी दैट इज अल्फा। और मैग्निफिकेशन में हम यही तो देखते हैं कि हम ऑब्जेक्ट कैसा देख पा रहे थे और फाइनली उसकी इमेज कैसी बन रही है, कंक्लूजन दोनों के बीच में कंपैरिजन से आता है। तो फाइनली इमेज का विजुअल एंगल जो इंस्ट्रूमेंट से है वो बीटा, एंड ऑब्जेक्ट का विजुअल एंगल जो हमारे पास नेक्ड आई से वो अल्फा। तो हम इसे बीटा अपॉन अल्फा करके मैग्नीफाइंग पावर डिफाइन करते हैं। और ये कुछ इस तरह से होती है कि क्वांटिटी यूनिटलेस तो होगी ही सही, ये एक तरह से एंगुलर मैग्निफिकेशन जैसे ऑप्टिकल जूम में हम देखते हैं 2x 4x, तो वहां पर जो 2 टाइम्स और 4 टाइम्स बताया जाता है वो बेसिकली ऑप्टिकल जूम होता है और वो एंगुलर मैग्निफिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, जो यहां से हमें पता चलता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए। तो जब आप केसेस की बात करें तो मैग्नीफाइंग पावर में सबसे सिंपल, हम पहले सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करते हैं, जो हमारा एक सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। तो हम इसके 2 केस लेके चलते हैं, मतलब मैं इमेज को नियरेस्ट कहां देख सकता हूं, फाइनल इमेज को एक बार लेकर के चलता हूं मैं उसे सबसे नजदीक, यानी कि नियर पॉइंट पर। तो ये फाइनल इमेज अगर नियर पॉइंट पे बन रही है तो ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होती है उसे हम यू मिनिमम की तरह से ट्रीट करते हैं। और इस केस में सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए जो मैग्नीफाइंग पावर होती है वो जो फॉर्मूला हमारे पास आता है वो 1 + d/f के बराबर आता है, यानी कि d की वैल्यू तो हमेशा से आपके पास 25 सेंटीमीटर होती है, जो कि नियर पॉइंट के हिसाब से आपको बताई जाती है। तो मेरे पास में ये वैल्यू मैक्सिमम होती है नियर पॉइंट पर, यानी कि सबसे ज्यादा मैग्निफिकेशन कहां पे मिलेगा, एट नियर पॉइंट। इसके बाद अगर हम बात करें इंफिनिटी पर इमेज बनानी हो तो एट इंफिनिटी जब आपकी इमेज बनती है तो उस केस में
U की पोजीशन मैक्सिमम मानी जाती है क्योंकि आपकी मैक्सिमम रेंज ऑफ विजन इन्फिनिटी होती है। और अगर आप इस केस में मैग्नीफाइंग पावर निकालने जाते हैं फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप तो आपके पास में वो वैल्यू आती है D/F, और ये मैग्निफिकेशन उस केस से थोड़ा सा लेस है, यानी कि यहां पर मैग्निफिकेशन की वैल्यू पहले से थोड़ी सी कम आती है। तो हम ऐसे ही बोलते हैं कि जब आप नियर पॉइंट पर देख रहे हो तो सबसे ज्यादा एनलार्ज दिखेगा, और जब दूर देखेंगे यानी कि इन्फिनिटी पर देखेंगे तो उसकी साइज पहले के कंपैरिजन में थोड़ी सी स्मॉलर दिखाई देगी। और ये सब साइज कंपैरिजन में एंगुलर टर्म्स में कर रहा हूं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है जिससे हम ये निकालना चाहते हैं कि मैक्सिमम से मिनिमम कितनी मैग्नीफाइंग पावर हो सकती है एक सिंपल माइक्रोस्कोप के थ्रू। तो आपके पास में इसकी फोकल लेंथ की वैल्यू 2.5 सेंटीमीटर है और आपको मैक्सिमम और मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर बतानी है। तो मैंने आपको मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला बताया। मैक्सिमम कब आती है? जब आप नियर पॉइंट पर रहते हैं। तो आपके पास में 1 + D/F। नियर पॉइंट पर रहते हैं से मेरा मतलब है इमेज को नियर पॉइंट पे रखना होता है, ठीक है। तो यहां से अगर मैं बात करूंगा तो 1 + D/F यानी कि 1 + 25/2.5 सॉल्व करने पर ये वैल्यू मेरे हिसाब से आपको 11 मिलती है, और इसे हम 11x बोल सकते हैं, यानी कि 11 टाइम्स जूम कर सकते हैं। फिर अगर आप मिनिमम मैग्निफिकेशन फाइंड करना चाहते हैं तो आप D/F लिखेंगे, और उस केस में आपके पास में 25/2.5 सॉल्व करने पर ये वैल्यू आपके पास कितनी हो जाती है? 10, और इसको हम 10x बोल सकते हैं। तो कहने का मेरा मतलब सिर्फ इतना सा ही है कि अगर आपका मैग्निफिकेशन आपको मिल रहा है तो ये एंगुलर साइज में मिल रहा है, और एक सिंपल माइक्रोस्कोप से 10 to 11 टाइम्स ही हम मैग्नीफाई करके ज़्यादा से ज़्यादा देख सकते हैं। उससे ज़्यादा हम मैग्निफिकेशन सिंपल माइक्रोस्कोप से ज़्यादा नहीं कर पाते, क्योंकि अब फोकल लेंथ ऑलरेडी बहुत स्मॉल हो चुकी है, और इस कंडीशन के हिसाब से हमारे पास में मैग्निफिकेशन लिमिटेड हो जाता है। तो फिर अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को ज़्यादा एनलार्ज करके देखना है तो हमारे पास उसके लिए तरीका होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम ये काम करते हैं कि एक लेंस जो काम कर रहा था सिंपल माइक्रोस्कोप वाला वो तो कर ही रहा है, उसकी सपोर्ट में एक और लेंस लगा देते हैं आगे, जो पहले ही ऑब्जेक्ट को एक बार मैग्नीफाई कर देता है। फिर उस मैग्नीफाइड इमेज को हम एक बार और मैग्नीफाई कर देते हैं, और दोनों मैग्निफिकेशंस मल्टीप्लाई हो जाते हैं। इस बेस पर हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप वर्क करता है। चलिए देखते हैं। ये हमारे पास में एक माइक्रोस्कोप का क्वेश्चन है। यहां पर हमें बोला गया मैग्नीफाइंग पावर 30x है, और फोकस ऑफ आईपीस प्रोवाइडेड है, और फाइनल इमेज को हमने माना है कि वो इन्फिनिटी पर बन रही है। इस केस में अगर हम मैग्निफिकेशन निकालने की बात करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बोला, दोनों ही माइक्रोस्कोप के जो लेंसेज होते हैं उनके मैग्निफिकेशंस को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यानी कि अगर मैं मैग्नीफाइंग पावर निकालने के लिए जा रहा हूं तो मैं उसे MO यानी कि ऑब्जेक्टिव, जो लेंस ऑब्जेक्ट के नजदीक होता है, इनटू ME जो लेंस आपके आई के नजदीक होता है, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। अब हम इनकी वैल्यूज फाइंड करेंगे, और टोटल मैग्नीफाइंग पावर हमें जो दे रखी है 30, ये मैग्नीट्यूड में है, क्योंकि यहां जो इमेज बनती है वो इन्वर्टेड होती है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। तो मैग्नीफाइंग पावर को हम नेगेटिव ले सकते हैं अगर साइन कन्वेंशन के साथ बात कर रहे हैं तो, और अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड में कंपेयर करना है तो 30 लिख सकते हैं। तो मेरे पास में यहाँ पर जो रिलेशनशिप है उसके हिसाब से अगर मुझे आईपीस का मैग्निफिकेशन निकालना है जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनती है, तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप है, और सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए जो आप मैग्निफिकेशन निकालते हैं वो आपके पास में कैसे निकाला जाता है? जब इन्फिनिटी वाला केस होता है तो D/F करके, यानी कि आप इसे सॉल्व करेंगे 25/5 और आपके पास आंसर आ जाएगा 5। तो मेरा आईपीस का मैग्निफिकेशन तो 5 आ चुका है। अब मुझे ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन निकालना है। मेरे पास में इसकी वैल्यू 30 है, मैं यहां पर 30 पुट कर सकता हूं, एंड देन ऑब्जेक्टिव के लिए कैलकुलेशन हम कर सकते हैं यहां पर इसको 5 रख के। ध्यान रहे कि ये मैग्नीट्यूड की टर्म्स में लिखा है, और मुझे ये पता है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का टोटल मैग्निफिकेशन नेगेटिव आता है, और वो किसकी वजह से? क्योंकि ऑब्जेक्टिव की वजह से यहां पर रियल इन्वर्टेड इमेज बनती है, वो नेगेटिव मैग्निफिकेशन लेके आता है। तो मैं उस चीज को ध्यान रखते हुए यहां पर नेगेटिव साइन लगा रहा हूं, और ऑब्जेक्टिव लेंस की जब मैं मैग्निफिकेशन निकालूंगा तो वो मेरे पास में -6 आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं दोनों के मैग्निफिकेशंस फाइंड कर सकता हूं। और इस बार हमारे पास में जो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है वो है टेलीस्कोप, जिसे हम बहुत ही दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए यूज करते हैं। तो हमने भी वहां पर कुछ ऐसा ही केस लिया है
कि हमारे पास में एक टेलीस्कोप है जिसके ऑब्जेक्टिव का फोकस 80 है और आईपीस का फोकस 2 सेंटीमीटर। इसमें ऑब्जेक्टिव लेंस का अपर्चर बड़ा रखा जाता है टू गैदर मोर लाइट, यानी कि हमें बहुत दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखना है तो लाइट का अमाउंट ज्यादा रिसीव करना है, इसलिए हम इसका अपर्चर बड़ा रखते हैं। और आईपीस के लिए हमारे पास में एज यूजुअल स्मॉल साइज ली जा सकती है जो हम लेके चलते हैं। यहां से अगर आप देखें तो हमने यहां पर एक नॉर्मल एडजस्टमेंट वाला केस लिया है, जिसका मतलब होता है हमेशा इमेज को इन्फिनिटी पे बनाते हैं बाय डिफॉल्ट भी। अगर हमें कोई केस ना दिया जाए तो हम इमेज को इन्फिनिटी पर बनाते हैं। और अब यहां पर आप देखेंगे कि मेरा ऑब्जेक्ट भी इन्फिनिटी पर था, उसकी फर्स्ट इमेज जो बनती है वो इस लेंस के फोकस पर बनती है जो कि FO से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और उसके बाद आपको आगे दिख रहा होगा कि अगर मुझे उसकी इमेज इन्फिनिटी पर बनानी है तो यही पोजीशन पर मुझे उसकी फोकस आईपीस की भी चाहिए, यानी कि कुछ इस तरह से आपको आईपीस का फोकस भी यहां पर उसी पोजीशन पे रखना होगा ताकि इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट फोकस पर हो और वो उसकी इमेज इन्फिनिटी पर बना सके। और अब कैलकुलेशन हमें जो करनी है वो सिर्फ इतनी है कि हमारे पास में एक तो मैग्नीफाइंग पावर निकालना था और हमें एक ट्यूब लेंथ यानी कि दोनों लेंथ के बीच का सेपरेशन बताना था। तो टेलीस्कोप के लिए ये फॉर्मूलेज थोड़े आसान केस में आ जाते हैं और हमारे पास में जो फॉर्मूलेज आते हैं, अगर हम सबसे पहले फाइंड करें मैग्नीफाइंग पावर, उसका फॉर्मूला हमारे पास में आता है -FO अपॉन FE। कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास में जो रिजल्ट आते हैं वो इस तरीके से निकाले जा सकते हैं, 80/2 यानी कि 40। और अगर आपको लेंथ फाइंड करना है तो लेंथ के लिए आप FO प्लस FE दोनों की फोकस, क्योंकि ये लेंथ दोनों का सेपरेशन है FO प्लस FE के बराबर और वो हमारे पास 82 सेंटीमीटर आ जाता है। तो टेलीस्कोप के केस में अगर आपको इन्फिनिटी वाली इमेज का केस मिले तो आप इस तरीके से बहुत ही आसानी से डील कर सकते हो क्वेश्चंस को। नेक्स्ट, इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं ह्यूमन आई के लिए। ह्यूमन आई के केस में हम देखते हैं जनरली अगर किसी ऑब्जेक्ट की इमेज हम बनाते हैं तो वो हमारे रेटिना पर बनती है और वो इन्वर्टेड होती है। आप देख सकते हैं ये इन्वर्टेड इमेज हमारे रेटिना पर बनती है और इसका सिग्नल जब ब्रेन पर जाता है तो ब्रेन इसे एक बार और इन्वर्ट कर देता है, फाइनली इमेज हमारी इरेक्ट हो जाती है और इस तरीके से हम जो देख पाते हैं वो एग्जैक्टली सेम होता है जैसा वो ओरिएंटेशन में होता है। तो ये जो आपकी आई का रेंज ऑफ विजन होता है ना, वो भी विजुअल एंगल के टर्म्स में हमने दिखाने की कोशिश की। जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो आप इस तरीके से देख पा रहे हैं, अगर ऑब्जेक्ट को आप नजदीक लेकर के आएंगे तो जैसा कि आपको मालूम है विजुअल एंगल बढ़ता है, तो विजुअल एंगल बढ़ने पर आपकी ऑब्जेक्ट की इमेज की साइज भी बढ़ जाती है कुछ इस तरीके से। और आपके इस दोनों मूवमेंट में आपके लेंस को वर्क करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स। वो आपके लेंस की फोकस एडजस्ट करती हैं बाय चेंजिंग इट्स शेप। तो इस तरीके से हमारा जो रेंज ऑफ विजन होता है वो हम फार पॉइंट से नियर पॉइंट यानी कि इन्फिनिटी से 25 सेंटीमीटर के बीच बताते हैं और इसी के बीच में हमें क्लियरली दिखाई देता है फॉर ए नॉर्मल हेल्दी आई। एक क्वेश्चन हमने इसके ऊपर लिया है, यहां पर बोला जा रहा है कि कॉर्निया ऑफ आई कन्वर्जेंस पावर प्रोवाइड करता है 40 डायोप्टर का और फिर आपके पास में जो आई लेंस है वो प्रोवाइड करता है कन्वर्जेंस 20 डायोप्टर का। और फाइनली हमसे ये पूछा जा रहा है कि आपकी जो रेटिना और कॉर्निया, या ऐसा बोलिए रेटिना और आई के बीच में या आई लेंस के बीच में जो सेपरेशन है वो बता दीजिए। तो बेसिकली इससे मतलब होता है कि हमें इमेज की पोजीशन बतानी है। जो इमेज हमारी आई के थ्रू बनाई जाएगी वो कहां पर बनेगी, तो इमेज तो रेटिना पर बनती है, आपके आई लेंस से रेटिना का जो डिस्टेंस होगा वो ही आपके लिए इमेज की पोजीशन के बराबर है। तो अब यहां पर अगर वैल्यूज पे ध्यान दिया जाए तो अभी तक तो हम ये देख रहे थे कि आई लेंस में जो ये लेंस होता है क्या यहीं पर सबसे ज्यादा कन्वर्जेंस होता है? नहीं। आपने वैल्यूज पे अगर नोटिस किया हो तो आपको ये बताया गया है कि कन्वर्जेंस पावर कॉर्निया का 40 डायोप्टर है और आई लेंस का 20 है। दैट मींस कॉर्निया पर 40 डायोप्टर कन्वर्ज करने की पावर है, यानी कि सबसे ज्यादा कन्वर्जेंस वहां हो रहा है, बेंडिंग वहां पर होती है, एंड देन आई लेंस पर होती है 20 डायोप्टर, वहां पर उससे कम होती है। तो फर्स्ट अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मैक्सिमम रिफ्रैक्शन कहां होता है तो वो कॉर्निया पर होता है एंड सेकंड आई लेंस पर होता है। तो अब जब आप इन दोनों को एक सिस्टम की तरह काम करते हुए देखेंगे तो आप इनका इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो आपके पास में यहां पर 40 डायोप्टर है, यहां पर 20 डायोप्टर है, टोटल सिस्टम की पावर हो गई 60 डायोप्टर। ये कंपाउंड लेंस की तरह हो गया। आप इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे, फोकस निकालेंगे। ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर होता है तो उसकी इमेज
फोकस पर बनती है। तो आपके पास में पावर की वैल्यू जो यहाँ पर कैलकुलेट की जाएगी वो 60 डायप्टर है और फोकस निकालने के बाद वो आती है 1.67 सेंटीमीटर। और ये जो डिस्टेंस ये फोकस के बराबर आएगा, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 1.67 सेंटीमीटर, जो डिस्टेंस हमारे आई लेंस से रेटिना के लिए फाइंड करना था। इस तरीके से ह्यूमन आई के क्वेश्चंस को हम डील कर सकते हैं। एंड एट लास्ट हम बात करने जा रहे हैं एक नेचुरल फिनोमिना जो हमें इस सीजन में बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है, वो है रेनबो। अब रेनबो कैसे बनता है? रेनबो बनाने के लिए हम लोगों को बेसिकली ये देखना पड़ता है कि कुछ सिचुएशन सेटिस्फाई हो रही हो। एक तो सनलाइट प्रेजेंट होनी चाहिए और रेन ड्रॉप्स। यहां पर रेन ड्रॉप्स एक प्रिज्म की तरह एक्ट करती है और वो प्रिज्म पे लाइट जब पास करती थी तो आपने देखा था रिफ्रैक्शन के साथ डिस्पर्जन भी देखा जाता था। तो यहां पर भी रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन, ये दो फिनोमिनास के कॉम्बिनेशन में ही आपका रेनबो का फॉर्मेशन होता है। और जब हम रेनबो की कंडीशंस बताते हैं तो हमें यह ध्यान रखना होता है कि अगर आपको रेनबो देखना है तो रेनबो देखने के लिए आपको हमेशा सन के अपोजिट साइड पर देखना होता है। अगर आप रेनबो देखना चाहते हैं तो आप हमेशा अपना हेड सन के अपोजिट साइड पर फोकस करें, तभी आपको रेनबो दिखेगा। और कंडीशन अप्लाइड यही है कि रेनफॉल और सनलाइट दोनों प्रेजेंट हो किसी जगह पे, तभी रेनबो हमें दिखाई देगा। तो इसके बाद हम बात करते हैं, सबसे पहले जो रेनबो बनता है वो है प्राइमरी रेनबो, जिसमें हमारे पास में कुछ इस तरह का सिस्टम होता है। देखिए, सनलाइट से रेज आ रही हैं, सन से रेज आ रही हैं और मेरे पास में ये ड्रॉप्स हैं। इन ड्रॉप्स पर ये रेज जब इंसिडेंट करती हैं तो ये दोनों ड्रॉप्स कॉम्बिनेशन में काम कर रही हैं और प्रिज्म की तरह काम करते हुए लाइट यहां से डिस्पर्जन शो करते हुए, टीआईआर करते हुए फिर बाहर निकलती है और ये जब पर्सन की आईज में एंटर करती हैं तो मेरे पास प्राइमरी रेनबो बनता है। अब इस प्राइमरी रेनबो के कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स मैं आपको बता देता हूं। पहली चीज आप देखिएगा कि यहां पर इसने एक बार रिफ्रैक्शन किया, फिर ये टीआईआर हुआ, देन सेकंड रिफ्रैक्शन, यानी कि दो बार रिफ्रैक्शन, एक बार टीआईआर या रिफ्लेक्शन भी बोल सकता हूं। इस प्रोसेस के बाद ये डिस्पर्जन के थ्रू जब कलर्स बाहर निकले तो सिंगल ड्रॉप की जगह ये कॉम्बिनेशन में वर्क करते हैं और इस तरह से हर दो ड्रॉप्स के कॉम्बिनेशन में जो कलर्स हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं। तो अगर हम इसका एंगल चेक करें तो हम एंगल चेक करने के लिए होराइजन से बात करते हैं। यहां पर मेरे पास में ये होराइजन अगर ट्रीट किया जाए तो ये एंगल 40 डिग्री होता है और ये एंगल 42 डिग्री होता है और इस तरीके से ये रेनबो मेरे पास फॉर्म होता है। तो यहाँ पे अगर आप इसको देखें तो होराइजन से 40 से 42 डिग्री के बीच में जो रेनबो दिखेगा वो प्राइमरी रेनबो होगा। इसमें कलर बैंड में ऊपर रेड और नीचे वॉयलेट होता है, बाकी कलर्स अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाते हैं। तो ये है प्राइमरी रेनबो। लेकिन क्या सिर्फ एक ही रेनबो बन सकता है? नहीं, हमारे पास ऐसे मल्टीपल रेनबोज हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी रेनबो की, और ये हमारा जो सेकेंडरी रेनबो है इसमें हम क्या करते हैं, सनलाइट को जब रेन ड्रॉप्स पर भेजते हैं तो इस बार हमारे पास में दो रेन ड्रॉप्स के कॉम्बिनेशन में पहले की तरह ही फिनोमिना रिपीट होता है, लेकिन एक छोटा सा चेंज होता है कि इस बार रिफ्लेक्शन एक बार नहीं दो बार होता है। यानी कि इट माइट बी पॉसिबल कि ये दो से ज्यादा बार भी होता हो, तो ऐसा हो सकता है। तो हमारे पास टर्शियरी रेनबो भी आ सकते हैं, यानी कि मल्टीपल रेनबोज बन सकते हैं डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस इनसाइड द रेन ड्रॉप। तो अगर दो बार रिफ्लेक्शन होता है तो सेकेंडरी रेनबो बनता है। और आप यहां पर ध्यान से देखिए, जितनी बार रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं कलर बैंड्स फ्लिप हो रहे हैं। अगर दो बार रिफ्लेक्शन हुए तो कलर बैंड्स रिवर्स हो गए। प्राइमरी रेनबो में रेड ऊपर होता था, वॉलेट नीचे, लेकिन सेकेंडरी में वॉलेट ऊपर है, रेड नीचे। एंड व्हेन यू लुक फॉर द इंटेंसिटी भी डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट रिफ्लेक्शन के बाद रेज बाहर निकली उनका अमाउंट ज्यादा होगा, सेकेंड रिफ्लेक्शन करने वाली रेज का नंबर बहुत कम होगा कंपैरेटिवली, इसलिए इसकी इंटेंसिटी भी कम होती है। तो हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी में एंगल का भी डिफरेंस होता है। अगर हम होराइजन से एंगल देखें तो ये 50 डिग्री होता है एंड दिस इज 53 डिग्री। तो मेरे पास दोनों एंगल्स की वैल्यूज इस तरह से स्टैंडर्ड होती हैं होराइजन से देखने पर, और ये प्राइमरी के जस्ट ऊपर नजर आता है। कलर बैंड्स रिवर्स होते हैं, इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, और इस तरीके से हम सेकेंडरी रेनबो का यूज कर सकते हैं। सो फाइनली हम इस पूरे चैप्टर को कंक्लूड कर सकते हैं। हमने मेन टॉपिक्स यहाँ पर कवर किए हैं और एक्सपेक्ट करता हूँ कि इससे जब आप वापस प्रैक्टिस करेंगे, हमने एक पीडीएफ भी अटैच किया हुआ है, आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहें तो वहां से अटेम्प्ट कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ों को आपको रिविजन करने में हमने थोड़ा सा यूजफुल बनाने की कोशिश की है। आई होप इट वर्क्स। थैंक यू।